न्यू डे एंड न्यू स्टार्ट। आज पड़ता है ट्यूसडे और ट्यूसडे को आज हम करने वाले हैं चेस्ट। चेस्ट के लिए हम लोग 3 एक्सरसाइज करेंगे और एक फिनिशर सेट लगाएंगे। साथ में हम लोग शोल्डर की भी एक एक्सरसाइज करने वाले हैं। न्यू जिम में इस चेस्ट के वर्जन को करने का एक्सपीरियंस शायद अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मशीन्स जो है वो है अलग। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, पहले एक बेंच के लिए लगाता हूँ इंक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। देन आई डू सीटेड केबल प्रेस, क्योंकि मेरे पिछले मशीन में जो चेस्ट प्रेस की मशीन थी वो मशीन इतना इफेक्टिव नहीं थी। उसका जो एंगल था जिसमें मेरे को स्ट्रेचिंग मिलती थी वो स्ट्रेचिंग प्रॉपर नहीं आती थी। इसीलिए इस वाले जिम के अंदर मैंने जो चेस्ट प्रेस की मशीन देखी है वो बहुत ही अच्छी दिखने में लग रही है। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया उसको, तो मैं पहली बार जाके उसको ट्राई करूंगा। थर्ड चीज, जो हम लोग केबल फ्लाई लगाते हैं या फिर हम लोग पैक डेक लगाते हैं जिसको बटरफ्लाई भी बोलते हैं, वो पैक डेक, उस पैक डेक के अंदर मोस्टली एक फ्लैट बेंच होता है। मतलब जो हमारी पीठ होती है वो एक फ्लैट बेंच के ऊपर होती है। मगर इस जिम में मैंने देखा कि वो जो पैक डेक की मशीन है उस पर फ्लैट बेंच, फ्लैट बैक नहीं है। उस पर बहुत छोटा सा कर्व्ड बैक है, जैसे रॉड लगी हो पीछे की तरफ। वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मुझे, जो मैं पिछले 2-3 बार से मैं चेस्ट प्रेस के अंदर पीछे एक फोम ऐड कर रहा था, तो मुझे अब पेक डेक के अंदर वो फोम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मसल्स खिंच जाएंगी बहुत अच्छी तरीके से, जस्ट बाय यूजिंग द मशीन। कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वहां पे वैसे इंक्लाइंड बेंच प्रेस की भी मशीन थी, तो एक बार मैं वार्म अप के लिए उसको ट्राई करूंगा फर्स्ट सेट के लिए। अगर मुझे वो अच्छी लगी तो मैं उससे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं इंक्लाइंड बेंच लगाऊंगा और उस पर डंबल करूंगा। एक बात अच्छी है, यहाँ पे जो डंबल है वो थोड़े से हैवियर साइड पे भी है, तो अगर मैं इन द फ्यूचर अगर मैं 40 kg से ऊपर जाता हूँ तो मैं 45 तक भी पुश कर सकता हूँ खुद को। तो हमारा प्लान आज का यही रहने वाला है। ये 3 एक्सरसाइज करने के बाद एक हम लोग फाइनल सेट लगाते हैं विद हाई नंबर ऑफ रेप्स इन द मशीन केबल फ्लाई। और मशीन केबल फ्लाई है ना उसके बाद हम लोग एक लास्ट सेट करते हैं OHP का, है ना, ओवर हेड प्रेस का, जिसको हम लोग शोल्डर के लिए करते हैं। एक सेट नहीं, एक्चुअली 4 सेट करेंगे उसके, है ना। तो एक एक्सरसाइज करेंगे ओवर हेड प्रेस की। Then we will move to abs and we will do some cardio in the treadmill, I think. Okay. तो अभी बज रहे हैं 5:30 करीबन और मेरा जिम 6 बजे खुलता है। तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं रेडी होकर रनिंग के लिए निकलता हूँ, और रनिंग करके आने के बाद मैं प्री वर्कआउट लेके जिम के लिए निकलता हूँ, है ना। तो जिम थोड़ा सा दूर पड़ता है और सुबह अंधेरा भी होता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जिम में बाइक से जाऊँ और रनिंग करके मैं आके प्री वर्कआउट लूँ, है ना। एक बात ये हुई कि जो मेरी कॉफी थी ना वो खत्म हो गई है। कॉफी नॉर्मली देखोगे ना, कॉफी आपको महंगी पड़ती है, बट अगर आप छोटे छोटे पाउच लेते हो वो 2 रुपए के जो पाउच आता है ना, जिसमें 1 या फिर 1.1 ग्राम करीबन होता है, वो आपको सस्ता पड़ता है। इवन तो वो एनवायरमेंट पे अच्छा नहीं है, मगर इंसान एनवायरमेंट के बारे में तब सोचेगा ना जब वो चीज कोई अफोर्ड कर पाएगा। सरकार को देखिए ना, सरकार छोड़ो, आप UN को देखिए। यूनाइटेड नेशंस इम्पोज करता है कि वो है ना UNOCCCP, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कंट्रोलिंग द क्लाइमेट चेंज, ऐसे करके UNFCCC करके है। तो uh, वो इम्पोज करता है कि जो कंट्रीज हैं, जो जितने भी कंट्रीज है दुनिया में, सबको क्लाइमेट कंट्रोल में एक कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जो पहले से डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका है, जैसे कि यूरोप है, वो अपने डेवलपिंग फेज में इतना सारा कार्बन यूज कर चुकी होती है कि अब उनको ये चीज सोचने की जरूरत पड़ रही है कि उनकी गलतियों की वजह से हम लोग भी सफर करें, है ना। हालांकि अच्छी चीज है ये, मगर वो अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर लेने की बजाय वो अकाउंटेबिलिटी पूरे दुनिया पे डाल रहे हैं कि भाई आपकी वजह से भी हो रहा है, ऐसे करके।
जितना दुनिया को खराब करना था एनवायरनमेंट के चक्कर में, उन्होंने अपने डेवलपिंग फेज में कर लिया, और जब वो डेवलप्ड हो गए और उनके पास अच्छा खासा पैसा आ गया, तब वो हमको कह रहे हैं कि हम लोग अपने रिसोर्सेज यूज ना करें। जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और इस इंडिया की डेवलपमेंट में ऐसी कोई कंट्री है नहीं जो एक प्रॉपर तरीके से हेल्प कर रही हो, है ना। हमारे पास जितने भी कोल रिसोर्सेज है ना, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियर रिसोर्सेज है ना के बराबर है। न्यूक्लियर हम लोग एनर्जी यूज नहीं कर सकते। हम लोग, हालांकि जो विंड एनर्जी है उसमें थर्ड में है, लेकिन विंड से इतना ज्यादा एनर्जी हम लोग निकाल नहीं पाते। ना ही हम लोग सोलर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकाल पाते हैं, उसमें भी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा चाहिए होती है। तो अ, मेरा टॉपिक क्या था मैं भूल गया, मगर बात क्रक्स इसका यही है कि पहले आप इतनी सारी गलतियां करके, जितनी भी गलतियां है वो डेवलपिंग देश पर डाल रहे थे। तो इसका मेन जो पॉइंट था मैं भूल गया, कोई बात नहीं। तो यही था। और मॉर्निंग में रनिंग करूंगा, और 3 किलोमीटर एटलीस्ट भाग के मैं अपन जब वापस आऊंगा, तो पहले तो मैं नमक का पानी पीऊंगा, फिर ORS पीऊंगा, और ORS पीने के बाद मैं प्री वर्कआउट लेके निकलूंगा जिम के लिए। ORS से क्या होगा, मेरे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है शरीर के अंदर वो रिस्टोर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट से मुझे याद आया कि जब मैं पुणे में था कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले, तो जब मैं वहां पे वर्कआउट किया करता था, तो मैंने वहां पे एक मसल ब्लेस का आइसोटोन करके आता है, वो इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर करता है। तो उसको लिया था मैंने, करीबन 450 रुपए का 1 किलो करीबन आता है वो। उसको एक स्कूप डालना होता है एवरी टाइम वी डू द वर्कआउट, है ना। टेस्ट अच्छा था उसका, लेकिन वो प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ा महंगा है। इससे बढ़िया आप ORS नॉर्मल ले सकते हैं, वो आपको सस्ता पड़ेगा। और ORS और इन सब की चीज की जरूरत भी तभी पड़ती है जब आप एकदम हैवी वर्कआउट मार रहे हो, या फिर कुछ कार्डियो वगैरह पहले कर रहे हो, ज्यादा पसीना बहा चुके हो, तब आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपके स्वेट ग्लैंड्स के अंदर से बहुत सारा जो वाटर है वो निकल चुका होता है, और वाटर के साथ साथ आपके मिनरल्स भी निकल चुके होते हैं। इसीलिए आपको ORS की जरूरत पड़ती है, ताकि आप रिहाइड्रेट हो सकते हो अपने, है ना। उसका नाम ही है ORS, यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। कल मैं एक वीडियो देख रहा था रात को, सोने से पहले नहीं, 2-4 घंटे पहले ही, कि एक यूट्यूबर है, यूजीन टी से कुछ नाम है उसका, यूजीन टी। वो भी नॉर्मल है, अ, अच्छा बताता है वो सब चीज़ें। तो कल वो उसके स्टेरॉइड्स यूज़ के बारे में बात कर रहा था, कि क्या होता है अगर हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, या फिर किस पर्पस के लिए स्टेरॉइड्स ले रहे हैं हम, है ना। तो इस टॉपिक के बारे में ना मैं आने के बाद बात करता हूँ। अभी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, तो मैं जिम करने के बाद इस स्टेरॉइड्स यूज़ के ऊपर थोड़ा बात करूँगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ डायरेक्टली जिम के अंदर। ओके, बाय। ऑलराइट, मोमो सेट 25 kgs। kgs। मैं कह रहा हूँ इसके पूरी स्टडी
All right, and our first set. What is this? 45 kgs. ट्राई करते हैं. हल्का करना पड़ेगा. 50. Just 50 kgs. Let's this. Let's let him go. Second set.
15 kg. टी शर्ट को ना ऑल राइट वी आर बैक होम। मुझे उम्मीद नहीं थी
कि हमारा चेस्ट का वर्कआउट 2024 में दोबारा इतना अच्छा होने वाला है। इतना अच्छा चेस्ट का पंप जो है वो मैंने लास्ट टाइम पिछले से पिछली बारी एक्सपीरियंस किया था पुराने वाले जिम में। ये वाले जिम में जो मशीन्स हैं वो काफ़ी स्टेबिलिटी और साथ साथ में मूवमेंट एक साथ ही प्रोवाइड करती हैं। जिस मसल की रिक्वायरमेंट है उस मसल की मूवमेंट वो मशीन्स अच्छे से पूरा कर पाती हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द डंबल प्रेसेस। डंबल प्रेस तो मेरी इंडिविजुअल होते हैं, वो हर जिम में सेम हो सकते हैं, बट ये जो वेट थे विजुअल थोड़े बड़े दिखते थे, ठीक है। तो विजुअल बड़ा दिखने की वजह से आप अपना एक्चुअली ईगो सेटिस्फाई भी कर पा रहे हैं एक तरीके से, और एक तरीके से आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ वेट भी उठा पा रहे हैं। इसके पीछे साइकोलॉजिकल चीज़ है, तो मुझे अच्छी लगी है काफ़ी। सेकेंड चीज़ हम लोगों ने मूव ऑन किया चेस्ट प्रेस के ऊपर सीटेड। वो चेस्ट प्रेस की मशीन मेरे पिछले जिम के मुकाबले थोड़ी बेटर है, क्योंकि उसका जो एंगल है जहाँ से वो स्टार्ट होता है वो हमारे चेस्ट को अच्छे से स्ट्रेच करता है, और जब सामने लेके आते हैं और हाथों को एकदम पास रखते हैं तो वो अच्छे से स्क्वीज भी करता है। ये सेम चीज़ मैंने ट्रेनर से पूछी, तो ट्रेनर ने बताया अपने हाथों को पास में रखो ताकि आपकी जो चेस्ट है वो अच्छे से स्क्वीज हो, ठीक है। जब मैंने 3 सेट लगा ली तो मैंने मूव ऑन किया अपने फ्लाई के ऊपर, और माय गॉड जैसे मैंने सोचा था फ्लाई का वैसी ही फ्लाई है एग्जैक्टली, उससे भी बढ़कर है। बढ़कर क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है, मेरी जो लास्ट वाली फ्लाई थी ना वो स्ट्रेट ही आपकी चेस्ट को कंप्रेस करती है, मगर ये वाली जो फ्लाई है ना ये हल्का सा एंगल पे है, मैं कह सकता हूँ 10 या 15 डिग्री के एंगल पे है, जिससे आपकी चेस्ट को नीचे से ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो अगर किसी के जिम में ऐसी वाली फ्लाई हो जिसपे सपोर्ट मिनिमम हो पीछे की तरफ, ताकि आपकी जो बैक है वो स्क्वीज हो अच्छे से और आपकी जो चेस्ट है वो खुले अच्छे से, है ना, और जब आप सामने लेके आओ तो हल्का सा एंगल ऊपर रहे, उसकी वजह से क्या स्क्वीज और क्या स्ट्रेच आता है वो आप सिर्फ एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको बताऊंगा तो शायद आपको पता नहीं लगेगा, या फिर शायद वीडियो देखेंगे तो शायद पता लग जाएगा जो मैंने पहले वाली जो वीडियो डाल रखी है। अब इसके बाद मैं फिनिशर सेट करना चाहता था केबल फ्लाई पे, बट वहाँ पे एक मशीन थी जो मैंने शायद ही पहले कभी देखी थी केबल फ्लाई की। उसमें एकदम लेट जाते हैं और वो डंबल फ्लाई की तरह काम करता है, मगर मैं अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं उसका, मैं केबल पे करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि केबल से वो फ्लूइडिटी जो आती है वो फ्लूइडिटी मुझे उस मशीन पे नहीं दिख रही थी। उस मशीन पे ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि जब मैं स्क्वीज करने का ट्राई कर रहा हूँ तब तो मुझे अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन जब मैं अपने आप को एक्सपैंड कर रहा हूँ, जब मैं पीछे लेके आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा एंगल बन रहा था अलग तरीके से। तो कह सकते हैं कि वो शायद मेरे लिए नहीं बनी मशीन, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पहला एक्सप्रेशन मेरा सही नहीं आया उस पर, हो सकता है मैंने गलत किया हो। बट मैंने उधर ट्रेनर से भी ये सेम चीज़ पूछी थी और उन्होंने सेम चीज़ मेरे को बताई थी, मैंने सेम चीज़ अप्लाई करी थी। अगली बार से हम लोग केबल पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा वो लास्ट सेट रहेगा तो उस पर मैक्सिमम पुश करने का ट्राई करेंगे। देन वी मूव्ड ऑन टू द डंबल प्रेसेस, OHP है ना। OHP मेरे क्लासिक रहते हैं। OHP करने से पहले जैसे मैंने सुबह बताया था कि वहाँ पे एक मशीन भी थी OHP की, तो मैंने मशीन जब ट्राई करी थी वो ज़्यादा ही हमें पीछे इंक्लाइन पे कर रही थी, और जो हाथ थे वो एकदम पीछे से उठ रहे थे। हो सकता है वो बेनिफिट हो, बट जितना मैंने जिम जिम के अंदर एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से हमारे जो हाथ होते हैं ना वो थोड़े से आगे होने चाहिए, एटलीस्ट 30 to 45 डिग्री। इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारे हाथ आगे होते हैं तो शोल्डर की इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए वो मैंने मशीन को स्किप कर दिया और मैं मूव ऑन किया डायरेक्ट डंबल प्रेसेस पे। तो शोल्डर के डंबल प्रेस के लिए जितना मुझे वेट लग रहा था 30 kg पे ही मारा मैंने। लास्ट टाइम भी सेम जिम में मैं मतलब लास्ट जिम में सेम चीज़ मारता था 30 kg पे, तो मैंने इस बार भी 30 kg लगाया और इजीली 3 सेट मेरे हो गए। 3 सेट के अंदर ही मेरे शोल्डर के अच्छे अंदर अच्छा सा पंप आ चुका था। देन मैंने थोड़ा सा पंपिंग का सेशन किया। लकीली जब मैं अपने चेंजिंग रूम में पहुंचा था, जिम के चेंजिंग रूम में, तब लकीली वहाँ पे एक सर थे, और वो सर किसी और को पोजिंग करना सिखा रहे थे। तो जैसे ही उनका पोजिंग सेशन खत्म हुआ वैसे ही मैंने सर से पूछा, सर मुझे ही बता दीजिए, तो सर ने मुझे कुछ जो पोजेज हैं जो शायद मैं मिस कर रहा था वो पोजेज मुझे अच्छी तरीके से उन्होंने बताए। तो अगर लाइटिंग अच्छी है तो मेरे ख्याल से वीडियो के अंदर भी अच्छा आया होगा, और होपफुली मैं इस चीज़ को अगली बार ग्रैब कर पाऊँगा। नहीं तो सर तो है ही हमेशा, उनके साथ मैं आगे के और पोजेस ट्राई कर सकता हूँ।
तो ये था मेरा सेशन। उसके बाद मैंने एक एक्सरसाइज करी थी केबल क्रंचेस की, देन आई वॉकड फॉर 20 मिनट्स। अभी तक मेरे 9,000 स्टेप्स हो चुके हैं मॉर्निंग से। सुबह मैं 3 किलोमीटर भागा था जब। अभी तक का मेरा ये था। अभी मैं घर पे आया हूँ तो मैंने 5 अंडे बॉयल पे लगा दिए हैं। मैं अपना शेक बनाता हूँ, शेक पीता हूँ, बॉयल्ड अंडे खाता हूँ और मैं अपने काम पे निकलता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा प्लान। अब मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहता हूँ कि मैंने मॉर्निंग पे एक चीज़ क्लिफ हैंगर पे करके छोड़ दी थी स्टेरॉइड्स के ऊपर, है ना। तो जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ट्रेन वगैरह होता है ना, एनाबॉलिक्स वगैरह होते हैं, ये कई लोग लेते हैं, मतलब कई लाखों, मैं कह सकता हूँ कई लाख लोग लेते हैं इसको, है ना। करोड़ में भी जा सकता है, करोड़ों लोग लेते हैं इसको पूरी दुनिया में। इंडिया में भी कई लाख लोग लेते होंगे। मैं मेरा क्या विचार है इसके ऊपर? मेरा ये विचार है कि अभी तक तो मैंने नेचुरल चीज़ करी है ना। मैं अराउंड 27 का एज का हो चुका हूँ, 28 क्रॉस करूँगा नेक्स्ट कमिंग ईयर में। तो अपकमिंग ईयर में, तो जो एनाबॉलिक्स है उसके बारे में मैंने नेगेटिव्स ज़्यादा सुने हैं, पॉजिटिव्स कम सुने हैं। पॉजिटिव्स हमको विजुअली दिखता है। पॉजिटिव यानी कि आपकी जो बॉडी है मोर डिफाइंड हो जाएगी, मस्कुलर हो जाओगे आप, आपके मसल्स बड़ी हो जाएंगी, है ना। आप अच्छे दिखोगे, आपकी ड्रीम बॉडी आपको मिल जाएगी। बट ये चीज़ ऐसे हुई कि मान लो कि आप GTA खेल रहे हो, है ना, GTA सैन एंड्रियास या फिर GTA वाइस सिटी या फिर GTA जो 5 आया था नया वाला, मैंने भी खेला है, सब पार किया है मैंने। तो मान मान लेते हैं अगर आप वो खेलते हो, है ना, या फिर आप कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह कुछ खेलते हो, तो एक एग्जांपल रखो कि अगर कोई मिशन मिला है हमको GTA के अंदर या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर कि हमको A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक पहुंचना है ना। तो हो सकता है कि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेके शॉर्टेस्ट रूट लेके सीधा उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर हम लोग उस जर्नी को एंजॉय नहीं करेंगे तो हमारा गेम खेलने का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कार रेस करनी है GTA के अंदर, है ना, तो रेसिंग में आप क्या कर रहे हो? आप हर चेक पॉइंट से निकल के गाड़ियों को निकाल रहे हो, है ना, तो एंड में जाके आप जीतते हो। मगर आप उस चीज को स्किप करके डायरेक्टली अगर अपने आप को टेलीपोर्ट करके एंड लाइन तक पहुंचा देते हो और वहां से फिनिश करते हो, तो आपका रेस करने का मतलब नहीं हुआ। आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खुद को फिनिश लाइन तक तो पहुंचा दिया, लेकिन जो असली चीज होती है वो है आपकी मेहनत, वो होती है आपकी जर्नी। तो मैंने पिछले 10 सालों में ये एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ इज अ जर्नी, राइट। और अगर हम डायरेक्टली इस जर्नी के एंड को इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम छूने की कोशिश करेंगे तो हमारी जर्नी का मतलब नहीं रहता। वो खुशी, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट शायद महसूस नहीं होती। आपका ईगो सेटिस्फाई हो सकता है, आप ये कह सकते हैं कि मैंने मिशन पार कर लिया, मैंने बहुत जल्दी, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ बहुत जल्दी, मैंने अपनी ड्रीम फिजिक पा ली, मैंने अपना ड्रीम मिशन अपना पूरा कर लिया, है ना। मगर उसके पीछे की जो जर्नी होती है वो जर्नी आप मिस कर गए हो। और मोस्ट प्रोबेबली लाइफ में आपको दूसरा मौका नहीं मिलने वाला वो जर्नी एक्सपीरियंस करने का। तो ये नेगेटिव नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि जो भी विदाउट थिंकिंग अबाउट इट एनाबॉलिक्स लेते हैं वो इस जर्नी को महसूस नहीं कर पाते, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस नहीं कर पाते। कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने एक रील देखी थी इंस्टाग्राम पे। मैं रैंडमली, मैं नॉर्मली इंस्टाग्राम नहीं चलाता, बट मैंने रैंडमली एक इंस्टाग्राम पे रील देखी थी। वो एक लड़की थी, वो एनाबॉलिक्स को एक्सप्लेन कर रही थी। तो बता रही थी कि बहुत सारे लोग लेते हैं करके, और इनके जो मसल्स होती हैं काफ़ी जल्दी बन जाती है, हार्ड होती हैं, पिंपल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये उसने एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा जो उसने बोला। ये बोला कि जो लोग मेहनत करके उस बॉडी को अचीव करते हैं विदाउट एनाबॉलिक्स, उन लोगों के अंदर ईगो ऑलमोस्ट निल होता है। क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर आप रोज रनिंग कर रहे हो, रोज कार्डियो कर रहे हो, रोज अच्छी सी मेहनत, अच्छी डाइट, हर चीज डिसिप्लिन वे में करते हो ना, तो आप खुद ही धरातल में आ जाते हो। धरातल मतलब कि खुद ही जमीन पे आ जाते हो। आपका स्वभाव शांत रहना शुरू हो जाता है। ये चीज़ मैंने महसूस करी है कि जब मैंने कट किया था ना, तो मैं भी एक तरीके से उस अचीवमेंट को पा लिया था मैंने एक तरीके से। तो उस समय भी ना मेरा जो ईगो था वो एकदम धरातल पे था। मतलब कोई भी कुछ ही बोलता था, मैं हंसता था, खेलता था। अभी भी वैसे ही हूँ, हंसता हूँ, खेलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ईगो है मेरे अंदर कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आपको महसूस हो रहा हो तो
ये चीज़ रहती है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत शॉर्ट पीरियड में ले लेते हो ना, वो चीज़ आपका ईगो बहुत बूस्ट कर देती है, और वो बूस्टेड ईगो आपके एक्शंस में नज़र आता है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बहुत मेहनत से लेते हो, मान लो आपने कई साल पढ़ाई करी और तब जाके आईएएस क्लियर किया है, तो आपके अंदर वो ईगो नहीं रहेगा। आपके अंदर उस पोस्ट के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपने अपने आप को घिसा है, आपने तोड़ा है अपने आप को। इसीलिए उस मोमेंट पे जब आप अचीव करोगे ना, तब अपने लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट उसको मानोगे। होपफुली दिस इज वर्किंग। यस। उस अपनी लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट मानोगे। लेकिन मान लो अगर आपने सिर्फ 6 महीने तैयारी करी और लकीली, मानते लकीली, लक तो कुछ होता नहीं आईएएस में, लेकिन लकीली मानते आपने प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, इंटरव्यू निकाल लिया और मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आ गया, लकीली मानते, लकीली, ठीक है, 1% मानते, 1% चांस है। बट वो जो सिर्फ 6 महीने में आपने घिसा अपने आप को, क्या उसको आप कंपेयर कर सकते हो उस बंदे से जो सालों से घिस रहा है अपने आप को? जिसने 6 महीने में घिसा है ना, मेरी ये गारंटी है वो उस पद की अहमियत नहीं जानता होगा। क्योंकि उस पद की अहमियत वही लोग जानते हैं जो अपने आप को घिसते हैं, जो रोज घिसते हैं, रोज डाइटिंग करते हैं, रोज अपने आप को तोड़ते हैं जिम के अंदर, रनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, वैस्कुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, और रोज अपनी डाइट ठीक करते हैं, प्रोटीन ढंग से लेते हैं। जब उस चीज को करके आपके पास एक अच्छी बॉडी बनती है फाइनली, तो आप उस बॉडी की कदर करते हैं, और जब आप कदर करते हैं तो आप धरातल में रहते हैं, आपका ईगो बहुत कम रहता है। तो आप जनरली देखोगे, जो लोग ऐसे गुस्सा कर रहे होते हैं, बॉडी खतरनाक होती है ना, वो आपको स्वभाव से पता लग जाएगा कि वो लोग एनाबॉलिक्स लिए होते हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा डाउन टू अर्थ होते हैं, और क्या बोलते हैं, ईगो उनका कम होता है, अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से प्रोग्रेस करते हैं, अच्छे से चीज़ें बताते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, तो वो लोग जनरली नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं। ये थोड़ा मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी 10 ईयर्स की जर्नी में। तो इस जर्नी को मैं इसी तरीके से डिफाइन करना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं, खुद पे मेहनत करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आपको रिजल्ट कल मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, या फिर 6 साल बाद मिलेगा। आप बस ये सोचिए कि आपके पास जो आज टास्क है, मान लेते हैं आज मेरा चेस का टास्क था, तो मैंने अपने चेस के टास्क में अपना 100% दिया। अब मैं अपने प्रोटीन के टास्क में अपना 100% दूंगा। ये मेरे 2 टास्क हैं। अगर आप इसी चीज़ को लगातार रोज करते रहे, और ये ह्यूमंस की जो बेवकूफ़ी वाली जो रेस होती है, जो मतलब सबसे पहले पहुंचेगा वो जीतेगा, इस पे आप ध्यान ना दें, तो आप नेचुरली एक काफ़ी अच्छी बॉडी बना सकते हैं। ये मेरा मानना है। मैं हर एक को ये नहीं कहता कि हर एक बंदा गलत होता है जो एनाबॉलिक्स वगैरह लेता है, या फिर जो स्टेरॉइड्स या आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, मैं ये नहीं कहता वो गलत है। अगर किसी का मन में है कि वो प्रो बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, या फिर वो कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है, तो भले ही उसके लिए शायद वो चीज़ सही हो, शायद सही हो, है ना। बट जो मेहनत से मिली हुई चीज़ होती है, उसको आप इस चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना। ये थोड़ा सा थॉट था। अब मैं जो पहले बताया था खाने पीने का, वो मैं शुरू करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये जिम मुझे सूट करने वाला है। अ, दिखने में भी अच्छा है, और शांति ऑलमोस्ट रहती है इस जिम के अंदर। तो ट्राई करते हैं कि अपना बेस्ट दें आज से, ठीक है। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ कल। कल है हमारा बैक। ओके, बाय।